नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हम आपको एक ऐसी अखिल भारतीय पुलिस सेवा की युवा महिला आईपीएस अधिकारी से मिलाने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश कैडर की तो हैं ही और मध्य प्रदेश की रहने वाली भी हैं, भिंड के मेहगांव की। और अगर आप कहें उनकी अभिरुचि की, उनके इंस्पिरेशन की कि उन्होंने इसको आईपीएस को क्यों चुना, सिविल सर्विसेज को क्यों चुना, तो बात बहुत साफ है कि उनके परिवार में ये परंपरा रही और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी इस सेवा को ज्वाइन करने का मन बनाया। और आखिरकार 2019 में 19 बैच की वो आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एडिशनल एसपी सिटी जबलपुर के तौर पर वो पदस्थ हैं, अपनी सेवा दे रही हैं। एक बहुत ही विनम्र और अपराइट ऑफिसर के तौर पर वो आगे बढ़ रही हैं और जाहिर है एक बहुत ही युवा और प्रॉमिसिंग अधिकारी के तौर पर उनको देखा जाता है। तो चलिए, मेरे साथ हैं युवा आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर 2019 प्रियंका शुक्ला जी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने उदार परिचय के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी। पहले इस कार्यक्रम में प्रियंका जी हम पीछे ले जाते हैं और अक्सर मैं कहता हूं कि काश टाइम मशीन एग्जिस्ट करती जो हमें पीछे ले जाती है और वो हम भी देख पाते कि एक 14-15 साल की प्रियंका क्या सोच रही हैं। आपके घर में शायद आपके दादाजी सिविल सर्विसेज में रहे, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि जब आप 14-15 साल की एक किशोरी के तौर पर रहीं, जाहिर है आपकी पढ़ाई लिखाई ग्वालियर चंबल में भिंड में ही हुई होगी, थोड़ा सा हमें उस जर्नी के बारे में बताइए और कैसे मन में ये बात बिल्कुल जोर पकड़कर बैठ गई कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। सही कहा आपने। मेरे दादाजी श्री श्याम स्वरूप शुक्ला जी भी आईपीएस रह चुके हैं मध्य प्रदेश कैडर में। सबसे जी। पहली प्रेरणा जो है मुझे उन्हीं से मिली थी। 14-15 वर्ष तो कहेंगे कि काफ़ी आगे की बात है। मुझे लगभग सेकेंड थर्ड क्लास में ही था कि यूनिफॉर्म सर्विस में जाना है, चाहे आर्मी हो। जी। फिर धीरे धीरे इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ मेरा रुझान हुआ, क्योंकि दादाजी उस सर्विस में थे। 15 साल के में मेरा 12th हो चुका था, क्योंकि कुछ क्लासेस स्कूल में मैंने स्किप करी थी। तो तब तक तो एकदम दृढ़ निश्चय हो चुका था कि इंडियन पुलिस सर्विस में ही मुझे जाना है। तो कॉलेज में भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने उसकी शुरू की और जब कॉलेज पूरा हो गया तो फिर मैंने जो है सिविल सर्विस परीक्षा अटेम्प्ट किया फिर मैंने। तो इसकी वजह, जैसा आपने हमें बताया दादाजी थे, और भी कोई वजह थी? 7-8 वर्ष की उम्र से ही आपका सपना यूनिफॉर्म या सिविल सर्विसेज हो गया? हाँ, ये एक्चुअली यूनिफॉर्म का मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत आपके सामाजिक परिवेश से भी आता है। अगर आपने भिंड जिले के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए एक अलग तरीके का जो है रुचि रहती है हर बच्चे की। तो मुझे भी उसी प्रकार से रुचि थी कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस में ही जाना है। और फिर जो है इंडियन पुलिस सर्विस का और जो भी हमें धीरे धीरे इंस्पायर करती हैं चीज़ें, जैसे मेरे पिताजी का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा। वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे कि यूपीएससी या फिर जो है अच्छी सिविल सेवा परीक्षा आप दे करके एग्ज़ाम निकालिए और अच्छे रैंक्स उसमें लाइए। तो इसीलिए मतलब धीरे धीरे मेरा जो है एक बहुत ही इंक्लिनेशन इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ हो चुका था स्कूल से ही। मुझे अपने दौर का एक गीत याद आता है, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा और आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, पहले अटेम्प्ट में शायद आपको सफलता नहीं मिली। उस दौरान जब सफलता हमें नहीं मिलती है, हालांकि बाद में आपने 109वीं रैंक लेकर बहुत अच्छी पोजीशनिंग के साथ इस परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन जब आरंभिक वर्षों में सफलता नहीं मिली, मन टूटा, ऐसा लगा कि क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस वक्त आपने अपने को कैसे संभाला? इसमें शरद जी मेरा ये 4th अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 109वीं रैंक प्राप्त हुई थी।
तो इससे जी पूर्व 3 बार जो है मुझे फेलियर मिली थी। फर्स्ट जी जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन मेरा नहीं रहा था। तो आपने जी सही कहा कि इसमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा कि उन्होंने कभी मुझे हार नहीं मानने दी। कि जब हाँ भी जैसे फर्स्ट जी अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ तो मेरे पापा बहुत ही आराम से, हालांकि उन्हें अंदर बहुत ही बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही उसको लाइटली बोला कि कोई बात नहीं, आप अच्छे से अगले बार अच्छे से करना। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़े से मार्क्स बढ़े, फिर धीरे धीरे करके मतलब इसमें मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने प्रिपरेशन की थी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था कि उनने मुझे कभी हार नहीं मानने दी। और कुछ टीचर्स भी मैं बताना चाहूँगी कि कई बार कुछ ऐसे लोग आपको ऐसे टाइम पर मिल जाते हैं जब आप सच में बहुत ही ज़्यादा हताश होते हो और आप कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे होते हैं, और उस टाइम जी पर जी आपको यदि कोई बोले कि नहीं आपका ये तो आप बहुत ही अच्छा लिखते हो, आपका आपके जो उत्तर लेखन की क्वालिटी है वो तो वास्तव में टॉपर के तरह है, तो आई थिंक ऐसे अगर किसी पायदान पर अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सही टाइम पर आपको वो मोटिवेशन दे दे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लौटा दे, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं भाग्यशाली थी कि मुझे ऐसे भी लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान मिले, जिस वजह से मैंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त किया। एक आपके पास बहुत ही रिच बैंक रहा जिसमें पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल में थे, टीचर्स थे और आपके कुछ मित्र भी जाहिर तौर पर इसमें रहे। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर इस सवाल को कुछ इस रूप में आपके सामने रखूँगा कि दुनिया, पेरेंट्स, दोस्त, शिक्षक हमारी कितनी मदद करें, लेकिन असली मदद करने वाले हम खुद ही होते हैं। एक स्पिरिचुअल गुरु से जब मैंने पूछा कि मन दुखी होता है तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कृष्ण भी तुम्हारे भीतर है, अर्जुन तो तुम हो ही, लेकिन असली व्यक्ति वो है जो संकट के समय जब परेशानी से घिरे तो अपने भीतर के कृष्ण को बाहर निकाल ले और अर्जुन के द्वंद्व को समाप्त कर दे। तो लड़ाई असली हमारी ही है। तो प्रियंका ने कैसे लड़ी ये लड़ाई, प्रियंका ने कैसे समझाया? क्योंकि कई बार तो मैं देखता हूँ हमें झुंझलाहट होती है जब दूसरे हमें कंसोल करने की कोशिश करते हैं, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, तो हम और नाराज़ हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपना कृष्ण हमें खुद ही बनना पड़ता है और अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। तो एक मुझे जी लगता है कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है, चूँकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट नहीं थी, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट रहता है आजकल 70 to 80% जिसके बन ओहो, जाते हैं, जी मेरा जी वही जी था। जी और कॉलेज भी जी मेरा बहुत ही औसत किस्म का था जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की थी। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की थी। और जी ऐसे जगह पर सोच पाना कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे और उसको क्लियर करोगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जी उसमें मैंने सोचा, मतलब ये तो खैर बचपन से ही ख्वाहिश थी कि आईपीएस बनना है, और इसमें मतलब मेरे अंदर जो मुझे पर्सनली क्वालिटी लगती है वो है एक पॉजिटिव अप्रोच की और कभी हार ना मानने की, और कैसे खुद को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रखना है। जैसे कई लोग थोड़े नेगेटिव होते हैं तो उनसे किस तरह से आप खुद को इम्यून कर सकते हैं, ये भी थोड़ा समझना होता है खुद ही। तो आई थिंक कि और थोड़ा एक जो है लोग बैगेज लेना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, फर्स्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट हो गया। तो आई थिंक मेरे अंदर ये था कि अपने अंदर हमेशा एक नयापन महसूस करना चाहिए कि आप तो अभी नए हो। कुछ लोग अपने आप को बूढ़ा पुराना ये सब समझ के फिर सोचने लगते हैं, वेटरन इस तरह के जो है टर्म्स चलते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके बीच में। लेकिन मुझे हमेशा जी लगता था कि चलो आज मैंने कुछ नया सीखा, ये चीज़ मुझे कल नहीं पता थी। मतलब एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करनी चाहिए अपने फेलियर की, तो वो करने में मुझे सफलता मिली, ऑब्वियसली जो लोग मेरे आसपास थे उनके वजह से। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर हम करेंगे, हमें जब भी असफलता प्राप्त हो रही है उसकी, तो उससे निश्चित ही हमें जो है उसको अच्छे से समझने का और उस पर वर्क करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने आप जी में एक जी नयापन हमेशा महसूस करना चाहिए। अपने आप को मुझे लगता है कि एज में हमेशा छोटा समझ के और वो करके करना चाहिए काम। प्रियंका जी, मैं जितना आपसे बात करके महसूस कर पा रहा हूँ कि आप
एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो धीर गंभीर है, और अगर मेरी बात ठीक ना हो तो आप बेहिचक कह सकती हैं कि नहीं ये सच नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ इंट्रोवर्ट भी हैं। और अ, जो इंट्रोवर्ट होते हैं या कम बोलते हैं, अपने बारे में कम बात करना पसंद करते हैं, वो सोचते बहुत पॉजिटिव हैं कई बार, और अंदर से बड़े मजबूत होते हैं। और जो लोग, मैं नहीं कहता कि हर एक्सट्रोवर्ट जो है वो जल्दी से परेशान हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जो लोग दुनिया की बहुत परवाह करते हैं और बहुत अधिक बोलते हैं अपने बारे में भी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो थोड़ा सा ट्रैप में जल्दी फंस जाते हैं। आप सहमत हैं इससे? आई थिंक हाँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट तो मैं हूँ, और मुझे हम्म। जैसा कि आपने कहा कि अंदर से मजबूत होने की बात, तो वो आई थिंक कि है, और हम्म। वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम्म। आई थिंक वो है कि कई सारी चीज़ें होती, कई बारी ऐसी परिस्थितियाँ आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आती हैं, पर्सनल लाइफ में भी आती हैं, फैमिली में भी आती हैं। तो मैंने देखा है कि उनको मैंने थोड़ा सा बेटर तरीके से वो करने की कोशिश करी है, मैनेज करने की कोशिश की है। हम्म। और धीर गंभीर भी हूँ, और लेकिन हाँ, कि हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आती कि आप कुछ ऐसा कर कर देते हो कि जिसमें आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा टाइम लेकर के सोचना चाहिए था और एक्शन करना चाहिए था। बट हाँ, वो अगर आप उस चीज़ को बार बार सोचते हो कि जी। इस परिस्थिति में कैसे बेटर किया जा सकता था, तो वो कंटेम्पलेशन भी हमेशा रहता है। घर में तो किसी के मन में डाउट नहीं था कि बीइंग एन गर्ल, एक लड़की होने की वजह से आप एक ऐसा प्रोफेशन चुन रही हैं जहां इनकाउंटर भी है, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल का व्यक्ति डकैत समस्या को भी जानता है, बीहड़ को भी जानता है, बंदूकों के लाइसेंस मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ है उसको भी जानता है, मुठभेड़ भी उसने देखी है वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कि अ, शादियों में हवाई फायर का ट्रेडिशन भी खूब देखा है। तो घर में माताजी का, मदर का या किसी का कोई रिजर्वेशन तो सामने नहीं आया? मतलब चूँकि इतने बचपन से ही धारणा बन चुकी थी, जो मेरी बन गई थी, तो मेरे माता-पिता की भी बन गई थी कि इसको जो है पुलिस में ही जाना है। तो इस तरह का कभी भी मैंने अपने पेरेंट्स से कभी नहीं फेस किया कि इसमें क्यों जाना है, ये तो कभी नहीं आया। हाँ, जब हुँ। प्रिपरेशन में जब थे, तो कुछ फ्रेंड्स कहते थे कि आईपीएस क्यों, आप आईएएस क्यों नहीं डाल देते हो? तो मुझे लगता है कि हुँ। मैं उतने दिलचस्पी से फिर तैयारी नहीं कर पाती। मतलब हुँ। अगर आप अपने जो आप बनना चाहते हो हमेशा से, वो क्या बात किन्हीं है! भी बहुत अच्छी परिस्थितियों की बात है। वजह से वो करते हो, तो आई थिंक उसमें फिर प्रिपरेशन में उतना दम नहीं रहता। जिस दिन वर्दी पहनी आपने, और वो भी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस सेवा की, अखिल भारतीय पुलिस सेवा की वर्दी, अ, बड़ा वैसा क्षण होता है कि आँखें नम होती हैं, ऐसा लगता है कि हम दुनिया की छत पर बैठे हैं। बहुत सारा परिश्रम जो हमने किया है बीते कुछ वर्षों में वो सफल हो गया। किस तरह के भाव थे आपके मन में? किस तरह की एक फीलिंग थी? किस तरह की सोच थी जब आपने अपने को आईने में इस वर्दी के साथ देखा? मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, और ये महसूस हुआ था कि सपने भी सच होते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी औसत कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और हम सुनते हैं कि बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से ही बच्चे जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में अच्छा क्षण था, जो कि हमेशा याद रहेगा। ये आपने बहुत ही सुंदर मूल मंत्र आपने दिया है कि पढ़ाई में औसत होना आपके किसी बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने में कतई बाधा नहीं बनता है। हमने प्रियंका जी इसी कार्यक्रम में भरूच, गुजरात के कलेक्टर हैं इस समय जो, उनका इंटरव्यू किया था, और 10वीं में उनके नंबर थे, पासिंग मार्क थे 3 सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में और अंग्रेज़ी में। बमुश्किल वो एक एक दो दो नंबर ज़्यादा लेके, नहीं तो वो अटक ही जाते। तो उनकी मार्कशीट 2-3 साल पहले सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा में रही थी। तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कई बार कि आप पढ़ाई में बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे तभी अखिल भारतीय सेवा आप निकालेंगे। ट्रेनिंग के दौरान हैदराबाद में कोई किसी टीचर का, किसी कोच का कोई मंत्र आपको याद आता हो जो उन्होंने आपको दिया हो कि अब ये एक टफ सेवा भी है, एक बहुत कठिन सेवा भी है, उस दौरान का कोई अनुभव आपका हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए।
ट्रेनिंग तो जिस दिन हम एनपीए एकेडमी में रिपोर्ट करते हैं उसी दिन से पूरे जोश के साथ शुरू हो जाती है। मैंने 16 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया था वहाँ पर हमारे पूरे बैच ने। तो वहाँ पर एक मैसेज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके नाम पर हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है, उनका लिखा हुआ है कि अगर इंडिया को एक इंटीग्रेटेड कंट्री बनाना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं तो वो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। तो ये एक मैसेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट था वहाँ का। और ट्रेनर्स हमारे जो थे, मतलब पवन कुमार सर जो आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, तो वो हमारे एडीओडी थे, मतलब आउटडोर्स में जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो उनका हमेशा ये रहता था कि रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन, भले वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति हमारे सामने है तो हमें उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स वी शुड रिस्पेक्ट देम कम्प्लीटली। आपने अपने अभी करियर आपका, मैं कहूँगा कि बहुत शानदार तरीके से आरंभ हुआ है, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो किसी पीड़ित की मदद करने से जुड़ा हुआ, किसी ऐसे केस से जुड़ा हुआ जो आपको बहुत रोमांचित कर जाता हो? अभी तो न जाने ऐसे कितने अनुभवों से आप गुजरेंगी, लेकिन अभी एक जो 5-6 वर्षों का ये आपका अनुभव है, ये आपको किस तरफ ले जाता है? कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी स्मृति? जी। काफ़ी सारे अनुभव हैं पिछले 3 साल से, जब से मैं जबलपुर में पोस्टेड हूँ एज थाना प्रभारी, एज सीएसपी यहाँ पर मेरा कार्यकाल रहा है। तो इसमें सबसे मेमोरेबल मुझे लगता है कि एक काफ़ी बहुचर्चित एक मामला था मेखला हत्याकांड का, जिसमें एक आरोपी ने उस लड़की की जो निर्मम हत्या भी की थी और उसको इंस्टाग्राम पे वायरल भी किया था, जिस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उसमें 10 दिन लगातार हमने उस पर वर्क किया, बहुत मेहनत की। वो लगभग 10 दिन में पूरे 4000 किलोमीटर एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य वो जो है भाग रहा था। तो इसमें जो है 10 दिन लगातार, मुझे नहीं याद है कि मैं कितना सोई हूँ, क्या खाया पिया है मैंने। तो इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हमने बैंक वालों से और सभी से, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स से, सबसे बिठाया था। तो उसमें जब वो डिटेक्शन हुआ था और जब वो पकड़ा गया था तो काफ़ी वो एक मतलब मेमोरेबल टाइम था। उसमें हमारी टीम ने भी मेहनत करी। एक टीम हमारी लगभग 3500 किलोमीटर वो 4 दिन में उन्होंने तय किया। तो उसमें समझ आया कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ज़िंदगी का ये निजी प्रश्न है, लेकिन ये एक बहुत अहम पड़ाव होता है जब आप विवाह के बंधन में बंधते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, क्या आप इसमें प्रवेश कर चुकी हैं या अभी उस दिशा में बढ़ने की तैयारियां चल रही हैं? मेरी शादी इसी वर्ष जो है 22 फरवरी को हुई थी। प्रमोद तिवारी मेरे बैचमेट हैं, वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हैं। तो उनसे दोस्ती मेरी सिलेक्शन के टाइम से ही थी और मतलब फॉर्चुनेटली इस साल जो है 22 फरवरी में हमारी शादी हुई थी। वाह, बहुत बधाई आप दोनों को और आपके बेहतर जीवन के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। प्रमोद जी मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड हैं या उनकी पोस्टिंग बाहर है कहीं? जी, वो जबलपुर में ही पोस्टेड है मेरे। उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी जो कई बार बहुत अच्छी तैयारी के बाद हिम्मत हार जाते हैं या कई बार अपने पेरेंट्स से ये कह के झगड़ते हैं कि आपने हमें दिल्ली की सबसे महंगी वाली कोचिंग में नहीं भेजा जो सबसे अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस निकालती है, आपकी आर्थिक हैसियत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। कई बार व्यक्ति जब दुख में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो ब्लेम गेम में उलझ जाता है। ऐसे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि और कई एग्ज़ाम्स होते होंगे जिसमें आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलाइज्ड पढ़ाई भी नहीं करनी होती है। जो सब बहुत ही बेसिक है वो पढ़ना होता है। और हम कई बार देखते हैं कि बहुत ही सामान्य आर्थिक स्थिति के बच्चे भी उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, आई थिंक। और दिल्ली में जब आप देखेंगे तो बहुत ही ऐसे रूम्स में रह करके बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं, जिसमें मतलब मैं भी शामिल हूँ ऐसे मतलब जिसमें काफ़ी आपके फाइनेंशियल लिमिटेशंस रहते हैं कि आपका महीने का इससे ज़्यादा बजट नहीं हो सकता है।
तो उस तरह से आई थिंक कि ब्लेम गेम में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए और हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन के नज़रिए से देखना चाहिए। और इस एग्ज़ाम को निश्चित ही हर आर्थिक दर्जे के लोग जो हैं क्लियर कर सकते हैं। ये हमने अक्सर सुना आपके सीनियर से भी और आपके समकक्ष अधिकारियों से भी, चाहे वो आईएएस के लिए सफल हुए हों या आईपीएस के लिए। उन्होंने हमसे कहा कि आप सबसे अधिक फोकस ये करिए कि आपका रिटन बहुत अच्छा जाए। आपके रिटन में जितने अच्छे मार्क्स होंगे तो आप इंटरव्यू में कंफर्टेबल होंगे और उस पर आपकी डिपेंडेंसी, निर्भरता कम होगी। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती? इससे मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। ये है कि कई सारे बैचमेट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जिनके इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं, इसीलिए वो क्लियर करते हैं। लेकिन रिटन में हमें फोकस इसलिए रखना चाहिए क्योंकि रिटन पूरा हमारे हाथ में रहता है, हमारे पास पूरा इतना टाइम रहता है और उसको हम अच्छे से वो कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है एक 30 मिनट का समय आपको मिलता है, उसमें जो है रेंज करते हैं मार्क्स आपके 275 में से 130 से 215 तक। तो आई थिंक कि हम अगर उस आधे घंटे पर डिपेंडेंट रह रहे हैं और 275 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है, जबकि रिटर्न का ओवरऑल 1000 मार्क्स से ऊपर का वेटेज रहता है। दो मार्जिन बहुत इंटरव्यूज़ में लंबा रहता है, बट रिटन आई थिंक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके आप अपना जो है सिलेक्शन कंफर्म एकदम कर सकते हो। इंटरव्यू थोड़ा सा डाइसी रहता है, तो पूरे तरीके से तो कोई आई थिंक कितना भी अच्छा इंटरव्यू पे कितना भी आपको भरोसा हो, पूरे तरीके से कोई इंटरव्यू पे डिपेंडेंट हो करके नहीं रह सकता। इंटरव्यू के लिए आप जैसे पर्सनालिटी, आपकी तरह की जो पर्सनालिटी हैं, लड़के या बॉयज़ और गर्ल्स जो सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, कम बोलते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है कि वहाँ दून स्कूल का बच्चा भी है, वहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ा हुआ, धारा प्रवाह, फर्राटेदार अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलने वाला भी युवा मौजूद रहेगा। हम मध्य प्रदेश से हैं, हम उस तरह के एक्सेंट से अंग्रेज़ी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, या हिंदी भी बहुत अच्छी शुद्ध बोल पाएंगे। ये सब सवाल अनावश्यक हैं, बेकार के हैं, लेकिन मन में आते हैं। तो इनसे ओवरकम करने के लिए इंटरव्यू में क्या हमारा कोई भी एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई बढ़ चढ़कर दावा नहीं होना चाहिए, जैसे हैं हम वैसे ही प्रस्तुत होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल थोड़े अनावश्यक हैं, लेकिन हाँ ज़रूर उठते हैं। जब मैं भी एक एस्पिरेंट थी तो मेरे मन में भी उठते थे। तो जैसे जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था 3 महीने का, तो उसमें लगभग 400 साढ़े 400 जो है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए, हर सर्विस के ऑफिसर्स मेरे साथ थे। और इस दौरान काफ़ी सीनियर और अपने जूनियर्स को भी देखते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी नहीं है जो उनको चाहिए। इसमें कुछ निश्चल तरीके के ऑफिसर्स भी रहते हैं जिनको हमें लगता है कि ये तो इतना खेलने कूदने में और हर चीज़ में रहते हैं, मतलब थोड़ा सा निश्चल तरीके के रहते हैं, ये कैसे 10 घंटे बैठ के पढ़ते होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए यूपीएससी देख रहा है। आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को देख के आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसी ही पर्सनालिटी होनी चाहिए। बस जो आपकी खुद की है उसको आप कितना निखार सकते हैं, ये आई थिंक इस पे वर्क करना चाहिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत ही हम्बल आपकी पर्सनैलिटी है, कोई दिखावा नहीं है, आप जैसी हैं वैसी ही खुद को प्रस्तुत करती हैं। अभी बहुत लंबा करियर है आपका, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थी प्रियंका शुक्ला, 2019 बैच की मध्य प्रदेश काडर की आईपीएस ऑफिसर। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।